ट्रेन में टीसी की ओर से या एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ की ओर से या किसी लाइन में जब हमसे आईडी मांगी जाती है तो क्या करते हैं? तड़ से आधार कार्ड निकाल लेते हैं, या अगर वॉलेट में पहले से वोटर आईडी मिल गई रखी हुई तो उससे भी काम चल जाता है। कुछ लोग पैन दिखा देते हैं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, तब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मीडिया वाले अक्सर भूलवश प्रेस आईडी ही दिखा दिया करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर बैग से पासपोर्ट निकाल के आपने दिखा दिया तब तो सामने वाला कुर्सी ही छोड़ देता है भाई साहब, फुल इज्जत। लेकिन अब पासपोर्ट रखने वालों को ज़्यादा इतराने और इठलाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि पासपोर्ट होगा आपके पास, लेकिन उससे ये साबित थोड़े ना होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। मतलब कल को कोई आपका दरवाज़ा खटखटा के ये पूछ ले कि भारत के ही हो या बाहर से आए हो, नागरिकता साबित करो अपनी, तो कागज़ कौन सा दिखाएंगे? आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, डीएल नहीं चलेगा, और पासपोर्ट भी दिखाएंगे तो वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो मान्य क्या है? हम भारत के ही नागरिक हैं, ये साबित करने के लिए कौन सा कागज़ दिखाएं सरकार को? इस एक सवाल के इर्द गिर्द बहस छिड़ी हुई है। इसको इत्मीनान से समझेंगे, क्या कहती हैं कानून की किताबें। और ऐसा कल शाम से तो हुआ नहीं होगा कि विदेश मंत्रालय के एक सचिव का अचानक मन हुआ और पासपोर्ट को नागरिकता के लिए अमान्य करार दिया। पर उससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि इस बहस की ज़रूरत क्या है। इस खबर के अलावा राम मंदिर के चंदे पर कुछ बड़े अपडेट्स हैं, एफआईआर अब उसमें दर्ज हो गई है, तो वो भी पूरी जानकारी आपको देंगे। दिन की अन्य बड़ी खबरें भी होंगी। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. हमारे एक साथी हैं गौरव ताम्रकार, नेता नगरी के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने आज बड़े मार्के की बात कही। बोले कि बहस चलती थी कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, अब बहस शुरू हो गई है कि कौन सा कागज़ दिखा लोगे, क्योंकि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता साबित नहीं करता तो कौन सा डॉक्यूमेंट करेगा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के कल्लोल भट्टाचार्य ने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि क्या एसआईआर में वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने पर भारत के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि क्या पासपोर्ट एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम कटने से बचा सकता है। तो विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का प्रमाण पत्र। सैद्धांतिक रूप से पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है और यही बात इसे अन्य दस्तावेजों से अलग बनाती है। विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट ही आपकी नेशनैलिटी की पुष्टि करता है, लेकिन इसे नागरिकता का, सिटीजनशिप का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। यानी अब तक हम मुगालते में जी रहे थे, पासपोर्ट की ताकत तौल तौल कर वैश्विक रूप से खुद को बलवान भारतीय समझ रहे थे, मान रहे थे कि देश प्रदेश में कहीं भी नीली किताब खुद बता दे कि साहब हम भारतीय हैं, हमारी नागरिकता भारतीय है। लेकिन अब विदेश मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट तो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, बहस छिड़नी तो तय थी। सबसे पहले जावेद अख्तर का एक्स पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ। वो बोले कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है। वाकई तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऐसे लोगों को भी जारी कर रही है जिनके भारतीय नागरिक होने को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं है? ये तर्क अपने आप में बेहद अजीब है। अब यहाँ से बहस ने एक नया मोड़ लिया। क्या भारत की सरकार दूसरे देश के नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी कर रही है क्या? 100% का सवाल है। पहले आप पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव का पोस्ट देख लीजिए। विवाद शुरू होने के बाद उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्रालय की बात कानूनी रूप से सही है, क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत दी जाती है। पासपोर्ट किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं देता, और अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अदालत में सवाल उठता है तो पासपोर्ट वो कानूनी दस्तावेज भी नहीं है जो अंतिम रूप से ये तय कर सके कि वो नागरिक है या नहीं। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत भी सिटीजनशिप लॉ, नागरिकता कानून और पासपोर्ट कानून को अलग अलग मानता है। निरुपमा राव डिप्लोमेट रही हैं। विदेश नीति हो या राजनयिक मामले, उनकी बातें ध्यान से सुनी जाती हैं, हवा में तो वो नहीं कह रही होंगी। उनकी बातों का आधार पासपोर्ट एक्ट 1967 है। इस एक्ट को नीचे तक पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा है कि भारत का पासपोर्ट किसी विदेशी नागरिक को भी जारी किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू or cause to be issued a passport or travel document to a person who is not a citizen of India
if that government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest। यानी अगर ज़रूरी हो और दूसरे देश की सरकार कहे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फला फला व्यक्ति को, भले ही वो भारतीय नहीं है, पासपोर्ट देना ज़रूरी है, तो भारत की सरकार विदेशी नागरिक के लिए भी पासपोर्ट जारी कर सकती है। लेकिन पासपोर्ट है तो आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। 2013 में एक व्यक्ति और एक केस में 3 आरोपियों ने पासपोर्ट के साथ जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के जरिए अपनी नागरिकता साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली थी इस मामले में। 3 सितंबर 2013 को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार कार्ड ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते कि आप भारतीय नागरिक हैं, खासकर अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है। पर एक रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की भी सुन लीजिए। पिछले साल बिहार में एसआईआर से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा था कि हम चाहते हैं कि आप ये स्पष्ट करें कि हमने अपने आदेशों में बार बार कहा है कि ये सूची सिर्फ उदाहरण के तौर पर 11 दस्तावेज बताती है। अगर आप उन 11 दस्तावेजों 11 डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर उनमें से कोई भी नागरिकता का कंक्लूसिव प्रमाण नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण कहा इस रूलिंग में, और जन्म प्रमाण पत्र को भी, बर्थ सर्टिफिकेट को भी, जो कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मैंडेटरी है। ये तो विरोधाभासी बातें हो गई और हायरार्की में तो सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट से ऊपर मानी जाएगी। ये तो एक बात हुई। अब जरा एक बार नागरिकता कानून भी पढ़ लेते हैं, पता तो चले कि नागरिकता मिलेगी कैसे। आज़ादी के 8 साल बाद संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। यही कानून है जो आज भी तय करता है कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हर भारतीय को एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप कार्ड मिलेगा। कानून ने नागरिकता को किसी एक डॉक्यूमेंट से नहीं जोड़ा, बल्कि नागरिकता मिलने के आधार से जोड़ा। यानी पहले ये देखा जाएगा कि आप भारतीय नागरिक बने कैसे, उसके बाद इस दावे को साबित करने वाले दस्तावेज देखे जाएंगे। तो ये जो एक्ट है 1955 सिटीजनशिप एक्ट, इसमें नागरिकता पाने के 5 रास्ते बताए गए हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश यानी माता पिता के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, चौथा नेचुरलाइजेशन और 5वां अगर कोई नया इलाका या नया राज्य भारत का हिस्सा बन जाए तो वहाँ रहने वाले लोगों की नागरिकता भी भारतीय हो जाएगी। इन 5 रास्तों में दस्तावेज भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कोई जन्म से नागरिक है तो उसके लिए जन्म का रिकॉर्ड, माता पिता के रिकॉर्ड, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, दूसरे सरकारी रिकॉर्ड ज़रूरी हैं। कोई विदेश से आकर के भारत का नागरिक बनाए तो उसके लिए गृह मंत्रालय का जारी किया गया सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी दस्तावेज होगा। जैसे आपको याद होगा कि थोड़ी तो लिफ्ट करा दे वाले अदनान सामी पाकिस्तान से हुआ करते थे एक ज़माने में। 2015 में उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया और 2016 में उन्हें गृह मंत्रालय ने भारत की नागरिकता दे भी दी। पर उसके लिए अदनान सामी को अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप जैसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके लिए ना किसी औपचारिक ऐलान की ज़रूरत है, ना ही अलग से कोई नोटिस दिया जाता है। उल्टा करें तो कोई भारत का नागरिक तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है। जैसे कि अक्षय कुमार, कुछ समय पहले तक वो कनाडा के सिटीजन थे, जब वहाँ की नागरिकता छोड़ी तभी भारत के नागरिक बन पाए। लेकिन अभी सवाल अदनान सामी या अक्षय कुमार का नहीं है, सवाल आम लोगों का है कि उनसे पूछा जाए कि साबित कीजिए अपनी भारतीय होने की नागरिकता, तो वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। हमने अभी 2013 वाला बॉम्बे हाई कोर्ट का केस देखा ही। कोर्ट में आधार कार्ड के बलबूते भी नागरिकता साबित करने की कोशिश की गई थी, फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या वोटर आईडी? अभी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम कटने से ये मतलब नहीं है कि आपकी नागरिकता खत्म हो गई। यानी वोटर आईडी से भी नागरिकता तय नहीं होती। पासपोर्ट पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है। थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 2020 में संसद में गृह मंत्रालय से पूछा गया कि क्या आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण माने जाते हैं। यही सवाल पूछा गया गृह मंत्रालय से। सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिया। कहा कि भारतीय नागरिकता हासिल करना सिटीजनशिप एक्ट 1955
और उसके तहत बनाए गए नियमों से तय होता है। भारत की नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन या किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने और उसका निर्धारण करने की पात्रता नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार ही तय की जाती है। एक सरकारी सा जवाब कि साहब एक कानून है, उसी के आधार पर तय होता है। सरकारी भाषा यही होती है, बड़े बाबू लिख देते हैं, आप मतलब इसका समझते रहिए। पर सवाल का ठीक जवाब अब भी नहीं मिला है, बाकी सारी बातें हैं। कल जब ये विवाद शुरू हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लिखा कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है? एक BLO मेरी नागरिकता पर सवाल उठा सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। नतीजा, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब नजर भारत के सुप्रीम कोर्ट पर है। तो संविधान के पार्ट 2 में नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है उसके प्रावधान हैं, और सेक्शन 11 के तहत नागरिकता के बारे में रूल्स बने हुए हैं। सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है 1955 का, और उसी के अनुसार नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकों को ही अधिकार हैं, जैसे कि नागरिक ही वोट डाल सकता है, नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है, नागरिक गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए नागरिकता बेहद जरूरी है, लेकिन नागरिकता के लिए किसी प्रकार का सेपरेट डॉक्यूमेंट का संविधान या कानून में प्रावधान नहीं है। नागरिकता देने का जो फाइनल डिसीजन है वह गृह मंत्रालय का होता है। पासपोर्ट जो दिया जाता है वो विदेश मंत्रालय के अनुसार दिया जाता है, लेकिन पासपोर्ट देने में केंद्र सरकार के साथ राज्यों की एजेंसी और राज्यों की पुलिस पूरी जांच करती है। तो इस फेडरल सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट एक नागरिकता का अधिकृत दस्तावेज है, और अगर कोई भी आम व्यक्ति अपनी नागरिकता को साबित करना चाहता है तो वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड उनकी नागरिकता को जाहिर करने वाला सबसे अहम कानूनी दस्तावेज है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिससे नागरिकता साबित की जा सके, लेकिन भारतीय पासपोर्ट को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से नागरिकता के प्रमाण से अलग करके देखा जा रहा है उसको, उससे विदेश में हमारे पासपोर्ट की छवि पर भी क्या असर पड़ सकता है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। पासपोर्ट के इंडेक्स में हम 75वें नंबर पर हैं, और अगर हम अपने पासपोर्ट की वैधता के बारे में खुद ही संदेह पैदा करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। पासपोर्ट की साख का क्या होगा वो तो खैर भविष्य में पता चलेगा, पर उसके दाम ज़रूर बढ़ गए हैं। पासपोर्ट बनवाने के दाम बढ़ गए हैं, अब 2500 रुपये लगा करेंगे, पहले 1500 लगते थे। तत्काल में अगर अब बनवाना है तो 5000 रुपये लगेंगे, जो पहले 3500 रुपये लगा करते थे। तो नागरिकता के मसले पर ये बहस चलती रहेगी, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी सुर्खियों की। राम मंदिर चंदा चोरी में FIR दर्ज हो गई है। SIT की शुरुआती रिपोर्ट के बाद अब जाकर के आखिरकार FIR दर्ज हुई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह FIR हुई। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकार के पास। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का जो मामला है उसमें बड़ा एक्शन हुआ है। FIR इसमें दर्ज कर ली गई है। 8 लोगों का नाम है FIR में। यह FIR राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इस मामले में SIT का गठन हुआ था। SIT की जो प्राथमिक जो जानकारियां आई हैं, जो प्राथमिक रिपोर्ट SIT की है, उसके आधार पर यह FIR दर्ज की गई है। कौन कौन सी धाराएं FIR में लगी हैं वो भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। BNS की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और धारा 3(5) के आधार पर यह FIR दर्ज की गई है। इस मामले में जो FIR हुई है उसमें कुल 8 नाम हैं। ये नाम भी आपको बता देते हैं। ये नाम हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा। ये 8 नाम हैं। FIR दर्ज हो गई है राम मंदिर कथित चंदा चोरी के केस में। लेकिन FIR दर्ज होने से पहले लोग एक हफ्ते में 2 बार देश की सबसे बड़ी अदालत तक चले गए, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। जांच कर रही SIT ने शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। फाइलों में क्या छिपा है? इधर उधर बहुत कुछ छप रहा है। कई बड़े नामों के जद में आने की बात कही जा रही है, लेकिन जिनके हाथ में फाइलें हैं उनकी ओर से अभी तक कुछ बाहर नहीं आया है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी
पर्दादारी है। सच की तलाश में निकले अयोध्या के बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने पीएमओ को लेटर लिख दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन और संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। अलग अलग तरीकों से मिले दान, कितना सोना चांदी मिला, जमीन की खरीद बिक्री आदि इत्यादि। मतलब पैसे की बात जहां हो सब सार्वजनिक करने की मांग उन्होंने की। पीएमओ भी हरकत में आया। अयोध्या जिला प्रशासन से जानकारी मांगी। प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से पूछा कि हिसाब किताब का ब्यौरा दीजिए। मीडिया में सूत्रों के हवाले से छपा है कि संपर्क सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से साधा गया, लेकिन जानकारी नहीं मिली। चंपत राय ने ये कहकर मना कर दिया कि फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है, जांच अधिकारी सभी जरूरी रिकॉर्ड और जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती। जिस एसआईटी जांच की बात का हवाला दे करके चंपत राय ने ये जानकारी देने से इनकार किया। उसने 6 दिन अयोध्या में रह करके 5 दर्जन लोगों से पूछताछ की है। जांच रिपोर्ट अब सरकार के पाले में है। कहा जा रहा है कि सरकार अब सख्त एक्शन लेने के मूड में है और इसका इशारा योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी आज दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में हेरफेर करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सत्य की तलाश में उत्तर प्रदेश सरकार भी है। ऐलान कर चुकी है कि जिनके पास भी भ्रष्टाचार के सबूत हों वो एसआईटी टीम को सौंप सकते हैं। इस काम में आम आदमी पार्टी के मुखर राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पीछे नहीं है। एसआईटी की टीम को भ्रष्टाचार के सबूतों वाले डॉक्यूमेंट सौंप करके आए हैं। टीम से मुलाकात करके अपने पॉइंट को भी समझा करके वो आए हैं। मध्य प्रदेश नेता परिवार आरोप खबर में कीवर्ड सुने सुने लग रहे हैं, लेकिन मामला अलग है। खबर तो ये है कि राहुल गांधी को खेद जताना पड़ा है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से। 8 साल पुराना मामला है। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी झाबुआ में एक रैली कर रहे थे। वहां पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम ले डाला उन्होंने। नाराज कार्तिकेय पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट, याचिका डाल दी कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट में सुनवाई हुई। 25 जून को राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने को कहा गया। इसके खिलाफ राहुल गांधी गए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, छूट मांगी कि खुद पेशी में पहुंचना मुश्किल होगा, रियायत मिले। इसको लेकर के आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में एक लिखित सफाई दी गई। बताया गया कि ये बयान कार्तिकेय सिंह के संदर्भ में नहीं था। नाम छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का लेना था, लेकिन गलती से अभिषेक की जगह कार्तिकेय का नाम निकल गया। इसके लिए खेद है। राहुल गांधी के हलफनामे के बाद कोर्ट ने कार्तिकेय को जवाब देने के लिए बुलाया था। कार्तिकेय की ओर से कहा गया कि अगर राहुल गांधी ने कन्फ्यूजन में नाम लिया था तो अब उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला जब आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। तो आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।